हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले नेशनल लेवल पढ़ा, फिर स्टेट लेवल पढ़ा, फिर इंडिविजुअल लेवल में हमने सबसे पहले क्यूआईबी पढ़ा, फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा एंकर इन्वेस्टर। आगे चलकर ये इन्वेस्टर्स के नाम आपको सुनाई देंगे, ध्यान दो, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर्स थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं। इन्होंने कहा जब इशू आता है और एप्लीकेशन दी जाती है, ये एंकर इन्वेस्टर एक टाइप का क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है, ठीक है, क्यूआईबी होता है, तुम लोग तो और क्यूआईबी होता है। लेकिन जब क्यूआईबी एप्लीकेशन देगा कितनी वैल्यू की बच्चा, कितनी वैल्यू की, 10 करोड़ की। कितनी वैल्यू की बच्चा, 10 करोड़ की। अगर पब्लिक इशू हो रहा है और बच्चा किससे हो रहा है, मेन बोर्ड बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेन बोर्ड बोलते हैं। फिर एक एसएमई एक्सचेंज था, याद आया, वेरी गुड, वो तीसरा था। अब यहाँ पे दो की बात हो रही। एक बोल रहा है कि आपकी कंपनी का पब्लिक इशू किसके थ्रू आया बच्चा, मेन बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बच्चा इशू आया है और क्यूआईबी ने अप्लाई किया है, कितने तक के शेयर्स उसने मांगे बच्चा, 10 करोड़ के। तो ऐसे क्यूआईबी को हम क्या नाम दे देते हैं, एंकर इन्वेस्टर। क्या भैया ये बात समझ में आई, क्यूआईबी। अगर क्यूआईबी ने एप्लीकेशन दे रखी है कि उसे कितने का इन्वेस्टमेंट करने बच्चा, 10 करोड़ का, तो ऐसे क्यूआईबी का नाम बदल कर क्या हो जाता है बच्चा, एंकर इन्वेस्टर। बच्चा ध्यान रखना, ये जो इशू आया है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब क्या है, प्राइस फिक्स नहीं है, एक रेंज है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा 100 से 120 की रेंज है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आया है और किसी क्यूआईबी ने अप्लाई किया है। अगर 2 करोड़ के लिए अप्लाई किया है, क्या वो एंकर इन्वेस्टर है? एंकर इन्वेस्टर बनने के लिए उसे कितने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, 10 करोड़ की एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा उन्होंने बोला है एसएमई एक्सचेंज भी तो है, उसमें भी तो क्यूआईबी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा एसएमई एक्सचेंज है, मतलब यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी जो इशू लेके आएगी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होंगी, इनका खुद का एक्सचेंज है। अगर क्यूआईबी ने अप्लाई किया है, कितने एप्लीकेशन, कितने के लिए अप्लाई किया है, 2 करोड़ के लिए, तो वो क्या है, एंकर इन्वेस्टर है। किसमें बच्चा, एसएमई एक्सचेंज में। बात समझ में आ गई? वापस हम पढ़ रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर कौन होता है। एंकर इन्वेस्टर वो क्यूआईबी होता है जो एप्लीकेशन देता है 10 करोड़ की और 2 करोड़ की। 10 करोड़ तब जब आप मेन बोर्ड के थ्रू आ रहे हो, और याद रखना बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, मतलब अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है तो एंकर इन्वेस्टर नहीं कहलाएगा। एसएमई में 2 करोड़ की जगह वो लिमिट क्या हो जाएगी बच्चा, 10 करोड़ की लिमिट क्या हो जाएगी, 2 करोड़। कॉन्सेप्ट समझ आए? चलिए, अब इसके बाद उन्होंने एक हेडिंग दे रखी है बच्चा, जिस हेडिंग को हाईलाइट कर लेंगे। हेडिंग है एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर। समझना, अब कुछ लिमिट दे रखी है। होता क्या है बच्चा, जो हमारी कंपनीज होती है उन्हें बोला जाता है कि भैया क्यूआईबी भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अब अगर क्यूआईबी इन्वेस्ट करे तो उसमें कौन से वाले इन्वेस्टर की बात करें बच्चा, एंकर इन्वेस्टर। तो कितने नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं, वापस कितने नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर आपकी कंपनी के इशू में हो सकते हैं। पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे बच्चा। दो कैटेगरी पैरेलली चल रही है, एक तरफ क्या चल रहा है बच्चा, मेन बोर्ड, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, एसएमई एक्सचेंज। पहले मेन बोर्ड को समझेंगे, मेन बोर्ड समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक एसएमई भी समझ में आ जाएगा। पहले मेन बोर्ड की बात करें, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहे। चलिए, अगर आपका इशू, कंपनी कितने का इशू लेके आ रही है, अप टू 10 करोड़ तक का, मतलब कितने तक का ला रही है बच्चा, 10 करोड़ तक का इशू लेके आ रही है, तो कितने एंकर इन्वेस्टर, मैक्सिमम बोल दिया। मैक्सिमम कितने एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं बच्चा आपकी कंपनी में, 2 ही हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंकर इन्वेस्टर? एंकर इन्वेस्टर वो जो ज्यादा, क्यूआईबी है वो जो कि एप्लीकेशन दे रहा है कितने से, 10 करोड़ से ज्यादा। इन्होंने बोला भैया एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन तो 10 एंकर इन्वेस्टर के आ सकते हैं ना, हम कितने को अलाउ कर सकते हैं, हमें अलॉटमेंट करना है। एप्लीकेशन तो रिक्वेस्ट आती है ना। आईटेक्स कंपनी क्या लेकर आ रहा है, 10 करोड़ का इशू। आईटेक्स कंपनी कितने का इशू लेकर आ रहा है, 10 करोड़ का इशू। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैंने 10 करोड़ का इशू लेकर आए तो एप्लीकेशन आएगी, सबकी आएगी। अगर सबकी रिक्वेस्ट आती है तो एक एंकर इन्वेस्टर की आएगी क्या, बहुत सारे लोगों की आ सकती है। मैं कितने एंकर इन्वेस्टर को अलाउ कर सकती हूँ? तो इन्होंने बोला कंपनी मैक्सिमम कितने, 2, मतलब मिनिमम कितना होगा, एक भी तो हो सकता है ना। मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम क्या होगा, कोई लिमिट भी नहीं है, रुक जा, कोई लिमिट भी नहीं है। अगर मैं एक एंकर इन्वेस्टर को रखूं तो रख सकती हूँ, क्योंकि एंकर की डेफिनेशन क्या थी, 10।
1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा 10, या फिर क्या बोल दिया इन्होंने कहा 1 को मत दो पूरा कंट्रोल। बच्चा अगर इन्वेस्टर को अगर आप पूरे के पूरे शेयर दे दोगे तो कंट्रोलिंग आ जाएगी, इन्होंने बोला कंट्रोलिंग आ जाएगी, पूरी कंट्रोलिंग उनकी हो जाएगी, तो बच्चा कंट्रोल आ जाएगा, पावर आ जाएगी, वोटिंग पावर। तो इन्होंने बोला अगर आपको एंकर इन्वेस्टर देना है तो ज्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आप इन्वॉल्व मत करिए। 10 करोड़ तक का इशू है तो कितने एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। बात समझ में आ गई, पक्का आ गया कुछ? हाँ 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 हाँ, अगर 2 कर दिया तो फिर क्या 10-10 ले पा रहे, 2 एंकर इन्वेस्टर कर दिया, चलिए तब वो एंकर इन्वेस्टर नहीं कहलाएगा, तब वो एप्लीकेशन, वेरी गुड, ठीक है, अप्लाई किया है, बड़े बड़े शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अलॉटमेंट तो कंपनी की मर्जी है, ठीक है, और बस क्या एंकर नहीं किया होगा, जनता है, जनता ने कर रखा होगा, नॉर्मल पब्लिक इशू, वेरी गुड, अलॉटमेंट की नहीं है, अलॉटमेंट की लिमिट मिलेगी ही नहीं, होती ही नहीं। वापस 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 ध्यान देंगे, कंपनी आईपीओ लेकर आई, कंपनी क्या लेकर आई, आईपीओ, एप्लीकेशन, बड़े इन्वेस्टर की अगर एप्लीकेशन आती है और वो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 10 करोड़ तक का, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को जो एप्लीकेशन में 10 करोड़ तक की वैल्यू डिमांड कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एंकर। अलॉट कर दिया है, ऐसी कोई भी बातें अभी नहीं हुई है, बात समझ में आई? अगर आपका इशू कितने का है 10 करोड़ तक का है तो अब आप अलॉटमेंट करोगे, आपके पास जितने भी एंकर की एप्लीकेशन आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने 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 एंकर इन्वेस्टर को अलॉट कर सकते हो, 2। 2 में क्या करो बच्चा, डिवाइड कर दो, 2 में डिवाइड कर दो, जितना देना है दे दो। बच्चा जनता की भी एप्लीकेशन है उनको भी तो दोगे, क्या ये बात समझ में आई? चलिए फिर उन्होंने बोला है लिमिट अगर आपकी इशू की कितनी है 10 करोड़ से 25 करोड़, 10 करोड़ से 25 करोड़, तो मिनिमम मिनिमम एंकर इन्वेस्टर आपके 2 तो होने चाहिए, क्योंकि अप टू 2 में तो उन्होंने बोल दिया, सॉरी अप टू 10 करोड़ में तो 2 बोल दिया था ना। अब आप 10 करोड़ से 25 करोड़ के मिड में हो, अगर इसके मिड में हो तो मिनिमम कितने हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम कितने, अब आपकी मर्जी, लेकिन कंडीशन है, मान लो बच्चा आपने रखा टोटल 15, आपने टोटल कितने रखे 15, हर एक एंकर इन्वेस्टर बड़ा होता है जिसकी एप्लीकेशन ज्यादा की आई होगी 10 करोड़ की, तो उन्होंने बोल दिया सब्जेक्ट टू, एक कंडीशन है 1-1 करोड़ मिनिमम तो दे देना ईच इन्वेस्टर को, ईच एंकर इन्वेस्टर को। बात समझ में आ गई? 1 करोड़ तो मिनिमम देना पड़ेगा, 1 करोड़ से कम मत देना। फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैं 20 करोड़ का इश्यू लेकर आती हूँ, कितने करोड़ का इश्यू लेकर आती हूँ 20 करोड़ का, क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने कितने एंकर इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया, मैक्सिमम लिमिट 15 है, तो बच्चा मिनिमम एक एक बंदे को तो मुझे कितना देना पड़ेगा 1 करोड़, तो बच्चा मान लो मैंने 10 को क्या कर दिया है 1-1 करोड़ दे दिया है ईच, क्या ये बात समझ में आई? बाकी 5 को बचा बचा दे दिया, मर्जी है ना, 1 करोड़ से ज्यादा दे दिया, मिनिमम सबको 1 तो देना है, 1 करोड़ से ज्यादा भी तो दे सकती हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? पहला, अगर इश्यू कितने तक का है तो मैक्सिमम कितने, अगर 10 से 25 में है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, लेकिन कंडीशन जितने भी आपने सेलेक्ट किया 2 से 15 के बीच में, एग्जाम्पल 7 लोग सेलेक्ट किए तो हर एक बंदे के पास कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 तो होना चाहिए, मैक्सिमम जितना देना दे दो। बात समझ में आ गई? पहला दूसरा, पहले पहले दूसरे को रीड करेंगे बच्चा। चलिए इन केस भी कौन सा पब्लिक इशू, मेन बोर्ड मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कौन से प्रोसेस आ रहे हैं, बुक बिल्डिंग, मैक्सिमम 2 सच इन्वेस्टर हो सकते हैं, सच इन्वेस्टर मतलब एंकर इन्वेस्टर की बात हो रही है। अगर अगर बच्चा कितने का एलोकेशन, बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया अप टू 10 करोड़, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था 10 से 25 के बीच में, बच्चा एक मिस्टेक है आपकी बुक में, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15, अगर एलोकेशन अब कितने का 10 करोड़, यहाँ एक गलती हो रखी है आपकी बुक से, प्लीज उसे ठीक करो। समझ में आया? 2 की जगह क्या करना है 10, 10 से कितने के बीच में 25, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, लेकिन कंडीशन देख, सब्जेक्ट टू हर एक इन्वेस्टर को तो 1-1 करोड़ दे देना। बच्चे ये कंप्लायंसेस आप ही को करवाना है, कंपनी इशू लेकर आएगी, किसी क्यूआईबी ने अप्लाई किया होगा, अब किसी क्यूआईबी ने अप्लाई कर रखा है और 10 करोड़ से
ज्यादा की डिमांड कर रखी है, तो बच्चा आपको ये कंडीशन फुलफिल करवाना है कि भैया कितनी लिमिट से क्या क्या लगना चाहिए। बात समझ में आ गई? पक्का? तीसरे पॉइंट में चले। चलिए, तीसरा पॉइंट बोलता है, पहला अप टू 10 करोड़, दूसरा 10 से 25, तीसरा क्या होगा? अबव 25। मिनिमम कितना लिखा है? 5। इससे पहले मिनिमम कितना था? 2 था। मिनिमम कितने है? 5। और मैक्सिमम कितने है? 15। कंडीशन क्या लिखा है? अब ध्यान देना, ये बच्चा ये वाली ऊपर की दो बातें समझ में आ गई, ये दो बातें समझ में आ गई, तब मैं ये एडिशनल पॉइंट बताऊंगी। पहले बोलो ये समझ में आया है? पक्का? अब चलो ध्यान देना, इन्होंने कहा 10 इन्वेस्टर, 10 एंकर इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 25 करोड़। ये क्या बात हो गई? मान लो मेरा इश्यू आ रहा है कितने का? 50 करोड़। कितने का आ रहा है बच्चा? 50 करोड़। पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी वाली कैटेगरी में जाऊंगी? तीसरी, अबव 25 करोड़ बोल दिया। इन्होंने कहा 25 करोड़ में अगर आप जाते हो तो इन्होंने क्या बोल दिया? नॉर्मली 25 करोड़ तक की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, 25 करोड़ और 25 करोड़, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15 की। 10 इन्वेस्टर एवरी एडिशनल 25, जितना एक्स्ट्रा 25 होगा, आपके कितने इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे? 10 बढ़ जाएंगे। 25 हुआ तो ये 10 हो गए, 15 प्लस 10 कितना होता है? 25। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज, मैं इसको क्या कर रही हूँ बच्चा? 75। क्या कर रही हूँ बच्चा? 75 करोड़। कितने 25 हो गए? 3 25 हो गए। पहले 25 की लिमिट क्या है? 15। इन्होंने कहा जब जब एक्स्ट्रा 25 बढ़ता जाएगा, तब तब आपके कितने इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे? 10 10। तो पहले 25 25 25 50 तक में बच्चा 15 और 10 हो गए, एक और 25 बढ़िए तो कितना हो जाएगा? 10 और हो गए, टोटल कितने हो गए? एक बार फिर से रीड करेंगे, 10 इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 25, लेकिन कंडीशन क्या है? जितने होंगे मिनिमम सबको क्या मिलना चाहिए? 1 करोड़। ये लिमिट पहले भी तो थी। आओ एक बार रीड करें। इन केस ऑफ एलोकेशन कितने से ज्यादा? अबव 25। ये बात समझ में आ रही है? मिनिमम कितने? 5। मैक्सिमम कितने? 15। मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया? एलोकेशन अप टू 25 तक की अगर मैं बात करूं तो 25 तक में मैक्सिमम कितना था? 15। लेकिन एडिशनल एंड एडिशनल 10 सच इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल कितना? 25। और क्या लिखा? 25 करोड़ और पार्ट। पार्ट मतलब या तो पूरे 25 करोड़ आ जाते हैं एक्स्ट्रा, या तो बचा पार्ट। चलिए एग्जाम्पल को बदले, अगर मैं 75 लिख रही हूँ तो 3 बार 25 25 25 आ रहा है। पहले 25 में 15, इसमें कोई दिक्कत। दूसरे 25 में 10, अब जितने बार एक्स्ट्रा 25 आता जाएगा उसमें 10 10 10 10 बढ़ते जाएंगे। इस एग्जाम्पल में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरा इशू आता है 65 करोड़ का। कितने का आता है? 65 करोड़ का। पहले 25 आ रहे हैं, फिर कितने आ रहे हैं? फिर कितने आ रहे? 15 करोड़। पहले 25 में कितने? मैक्सिमम 15। दूसरे में कितने? इन्होंने कहा चाहे एक्स्ट्रा 25 हो, रीड करो एक बार, या तो एवरी एडिशनल 25 करोड़ या फिर पार्ट। कंप्लीट 25 नहीं हो पा रहा है तो पार्ट। पार्ट क्या है? 15 करोड़। इसमें भी क्या बढ़ जाएंगे? क्या बात समझ में आ रही? अगर 25 कंप्लीट होता है तो, 25 नहीं भी होता है उसका पार्टली होता है, तो भी 10 एक्स्ट्रा हमारे एंकर इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, 3 करोड़ अच्छा यहाँ पर 3 करोड़ होता है। इन्होंने क्या बोला? या तो कंप्लीट 25 या तो पार्ट। 3 करोड़ पार्ट है ना? हाँ, चलेगा ना? 10, ये सब मैक्सिमम लिमिट है ना 10 की। सबको क्या देना है बच्चा? मिनिमम 1 करोड़। अब बच्चा टोटल मुझे बताओ, ये 10 हो गए, टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। 35 इन्वेस्टर्स हो गए, सबको 1 1 करोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 35 करोड़ बढ़ गए। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 15। 3 करोड़ रखेंगे तो कितने होगा? 25 25 50 53 है ना? एग्जाम्पल बनने चेंज किया ना? 53 करोड़ है। पहले 25 फिर 25 फिर 3, यही हुआ ना? 53 करोड़ बचे। 53 में से हमने कितने यूज कर लिए? हर एक बंदे को दे दिया एक एक, 35। बाकी एक आधे इन्वेस्टर को आप क्या कर दो? ज्यादा दे दो ना। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? एक बार थर्ड पॉइंट खुद से रीड करो, रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। शिवानी अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना? 65 करोड़ है तो क्या होगा? हाँ दी आ गया।
हाँ पुरानी बुक में लिमिट चेंज होगी बच्चा, सब इधर उधर थोड़ा जीरो जीरो है ना, जीरो लगा दिया बस उन्होंने गलती से, ठीक है, ये चेंज हुआ है, ये चीज अमेंड हुई है। चलो ये बात समझ में आई, पक्का। पहला पॉइंट, मेन बोर्ड क्या बोलता है, 10 करोड़ है तो एसएमई में क्या बोल दिया, लिमिट थोड़ी कम, पहले वाले में लिमिट कम है, बाकी सब सेम है। एसएमई क्या स्टार्टिंग क्या बोल दिया भैया, एसएमई मतलब अप टू 2 करोड़, तो सेम क्या बोल दिया, 2 इन्वेस्टर मैक्सिमम, ठीक है। अब बच्चा सब सेम है, इन्होंने कहा 10 से 25 करोड़, तो इन्होंने क्या बोल दिया 2 से 25, एक बार 25 आ गया तो बच्चा सेम, 2 15 2 15, सेम कंडीशन सेम कंडीशन, समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। तो तीसरा पॉइंट तो बच्चा एकदम ही सेम है ना, लिमिट चेंज हो गई है, पुराने में कुछ अलग दिखेगा बच्चा। आपको बस एक ही बात याद रखनी है, अगर एसएमई एक्सचेंज है तो 10 की जगह बस क्या हो गया है 2, फिर बाकी सारी चीजें सेम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर इसकी फोटो खींचनी है तो रुक जाओ, थोड़ा हटा दू, अब खींच लो, ग्रुप में भेज देना शिवानी बेटा स्क्रीनशॉट लेकर, पहले ये ले लो, नेक्स्ट स्लाइड करो, चलिए ये दूसरी स्लाइड, चलिए ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसे पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। बिडिंग बच्चा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ना, एक रेंज होगी तो बिडिंग तो होगी। एंकर इन्वेस्टर को लेके बोल दे भैया शेल ओपन 1 डे बिफोर द इश्यू ऑफ ओपनिंग डेट, जनता के लिए जब खुलेगा उससे पहले आपका खुल जाएगा, आपका एक दिन पहले खुल जाएगा, आपकी बिडिंग जो रहेगी ओपन हो जाएगी एक दिन पहले, जब भी ओपनिंग डेट होगी, इश्यू ऑफ ओपनिंग डेट, जनता के लिए पब्लिक के लिए जब खुलेगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चा हम कितने का ला रहे हैं, हम 100 करोड़ का ला रहे हैं, कितने का लेके आ रहे बच्चा 100 करोड़ का, अगर मैं 100 करोड़ का इश्यू लेके आ रही हूँ तो जनता के लिए ला रही हूँ ना, उसमें कोई क्यूआई भी अगर 10 करोड़ की एप्लीकेशन देता है तो क्या दिक्कत है ना, मैं एलोकेट जब करूंगी तो मैं अपने हिसाब से करूंगी, लेकिन जो भी एंकर इन्वेस्टर है उनके लिए एक दिन पहले विंडो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, इनको थोड़ा सा देखा जाता है, तो जनता के लिए खुलने से पहले एक दिन पहले इनका खुल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट था, ठीक है, कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट, एलोकेशन टू, अभी तो एलोकेशन ही बताया ना, एलोकेशन मतलब एलोकेट कर रहे, अलग अलग कर रहे, 2 इन्वेस्टर 15 इन्वेस्टर, अभी पढ़ा ना, लिमिट, ये तो थी हेडिंग, क्या थी हेडिंग, एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर, इस एलोकेशन की बात हो रही है, एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर कंप्लीट ऑन द डे ऑफ बिडिंग बाय दी, बच्चा इनकी एप्लीकेशन आएगी और इनका एलोकेशन भी खत्म जल्दी से कर दो, मतलब कल से पब्लिकली ओपन होने वाला है, एक दिन पहले आपकी बिडिंग, और आज ही के दिन हम क्या कर देंगे, एलोकेट भी कर देंगे कितने इन्वेस्टर्स को हम दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में, इसमें टाइम लगता नहीं है। चलिए, शेयर्स जो अलॉट किया जाएगा एंकर इन्वेस्टर को, ये शेयर्स हो जाएंगे लॉक, कितने दिन के लिए 30 डेज, लेकिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन पब्लिक इश्यू, एक दिन पहले खुला इनका, अब जनता के लिए खुल गया, तो इन अभी लिया क्या अभी भेज देंगे ये लोग, इनके रुको भैया पब्लिक इश्यू हो जाने दो, पब्लिक इश्यू होने के बाद क्या हो जाए, जनता को अलॉटमेंट भी हो जाए, जब ये अलॉटमेंट हो जाएगा वहां से 30 दिन तक ये लॉक इन पीरियड में रहेंगे, हमारे पहले काम खत्म हो जाए उसके बाद आप बेचो, बात समझ में आई। हाँ, फॉर एग्जाम्पल रुको, ये ओपनिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट है, यहाँ ओपनिंग डेट से मान लो 10 दिन के लिए विंडो ओपन थी, कितने दिन के लिए ओपन थी विंडो, 10 दिन के लिए, किसके लिए बच्चा, जनता के लिए। अब विंडो ओपन जब थी वहां से 10 दिन तक ये विंडो ओपन रहती है, फिर क्लोज हो जाती है, क्लोज होने के बाद फिर बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड करते हैं किस किसको अलॉटमेंट करना और किसको अलॉट नहीं करना, ओवर भी तो सब्सक्राइब हो जाते हैं, प्रोराटा बेसिस करते हैं, तो बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीजें डिसाइड होगी, उसके बाद वो अलॉटमेंट में शेयर दे देंगे, जैसे अलॉटमेंट में उन्होंने शेयर दे दिए, इन्होंने बोला जिस दिन अलॉटमेंट कर दिया किसको, पब्लिक इशू, वहां से 30 दिन के लिए अलॉटमेंट करने तो दो, अलॉटमेंट आज किया, यहाँ से 30 दिन के लिए लॉक रहेगा, क्या लॉक रहेगा बच्चा, एंकर का क्या लॉक रहेगा बच्चा, शेयर, ये तो ना भी बेच सकते, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, 60% पोर्शन अवेलेबल, एलोकेशन किसको बच्चा, क्यूआईबी को, ये कौन होते हैं,
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर शेल बी अवेलेबल, क्या बच्चा, एंकर इन्वेस्टर। वापस क्यूआईबी की पूरी लिस्ट जानते हो, वो सारे महारथी, म्यूचुअल फंड पढ़ा था हमने, पेंशन फंड पढ़ा था, इंश्योरेंस कंपनी पढ़ा था, इतने सारे लोग, इनकी एप्लीकेशन अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो यही लोग क्या बन जाएंगे, एंकर इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। इन्होंने कहा क्यूआईबी जो आ रहे हैं 60% पोर्शन किसके लिए रखना, क्यूआईबी के लिए आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहे हैं, बच्चा ध्यान रखना, वापस से पहले ही बोल दिया था, एंकर इन्वेस्टर तब होता है जब आप अपनी प्राइस को लेकर श्योर नहीं होते, वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आते हो तो ही एंकर इन्वेस्टर आएगा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है तो एंकर इन्वेस्टर भी नहीं है। बात समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि जितना भी आपका होगा पोर्शन क्यूआईबी के लिए बचा के रखना, क्यूआईबी में भी किसको बचा के रखना, एंकर इन्वेस्टर को। अब क्यूआईबी की लिस्ट में क्या म्यूचुअल फंड भी था, 1/3 ऑफ सच एंकर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा 100 करोड़ है, कितना है बच्चा, 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ का 60% पोर्शन किसके लिए रखना है, मतलब कितना होता है 60 करोड़, तो किसको देना, क्यूआईबी को, ठीक है। क्यूआईबी भी कौन सा वाला, जिसने एंकर इन्वेस्टर, जिसने 10 करोड़ से ज्यादा या फिर 2 करोड़ से ज्यादा एसएमई के केस में, ठीक है, डिमांड कर रखी, ये बात समझ में आई। इसमें से इन्होंने क्या बोल दिया, 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टर, मतलब 1/3 इसका ले लूंगी, 60 कितना था, एंकर इन्वेस्टर था, 60 का 1/3 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ। 20 करोड़ कौन से वाले क्यूआईबी को बचा के रखना, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड था क्यूआईबी में, सब क्यूआईबी इन शॉर्ट पैसा इन्वेस्ट करने आ रहा है क्यूआईबी, जितना भी आपका इश्यू होता है 60% एंकर के लिए बचा के रखो, बाकी जो 100 करोड़ का है 60 अगर आप क्यूआईबी को एंकर को दे रहे हो तो बाकी 40 आपको जिसको देना है, तो जनता भी है, छोटे इन्वेस्टर्स भी है, बच्चा करोड़ों में नहीं खेलते छोटे इन्वेस्टर, 2 लाख में खेले बड़ी बात है, 2 लाख भी बड़ी बात है, समझ में आया। आप खुद नोटिस करना, जब आप खुद छोटे इन्वेस्टर्स रहोगे, एक एक शेयर खरीदने जाते हो, एक एक शेयर खरीदने जा रहे हो, 1000 के रहते हैं, बड़ी मुश्किल से लाख आ गए तो बड़ी बात होती है, क्या ये बात समझ में आई, ये करोड़ों की इशू की बात हो रही है। तो 60% एंकर क्यूआईबी के लिए रखे। अब इस 60 का 20% ये कौन सा होना चाहिए, एंकर क्यूआईबी जो कि म्यूचुअल फंड वालों का, बात समझ में आई। म्यूचुअल फंड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, जितनी भी अब हम लिमिट पढ़ेंगे बात में म्यूचुअल फंड आएगा। आप बार बार देखते हो एडवर्टीजमेंट में म्यूचुअल फंड को बहुत प्रमोट करें कि भैया म्यूचुअल फंड में डालो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बता देते हैं। बच्चा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड को प्रमोट करती दिख रही है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन उसमें साफ साफ लिखा रहता है म्यूचुअल फंड के लिए तो इतना बचाना, और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हमने पढ़ी है, ठीक है, हर टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, और म्यूचुअल फंड के लिए अलग से तो कोटा ही रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड सारी कंपनीज में इन्वेस्ट तो करेगी ही करेगी, इसलिए म्यूचुअल फंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। चलिए वापस यहाँ पे होता है हमारा एंकर इन्वेस्टर। वापस अगर मैं जनरल डेफिनेशन बोलूं, ये एंकर इन्वेस्टर्स, हाँ 60 पूरे एंकर, क्यूआईबी नहीं, मतलब 40% में क्यूआईबी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना, सीधा एंकर, बस सीधा एंकर, ठीक है। वापस जनरल डेफिनेशन एंकर इन्वेस्टर की कौन होते हैं, ये बड़े इन्वेस्ट करने वाले क्यूआईबी होते हैं। वो लिमिट क्या है, 10 करोड़ का मेन बोर्ड से जा रहे हो, ऐसे वैसे जा रहे हो तो 2 करोड़। अब कंपनी को कंडीशंस दे दिया है, अगर आपने नोटिस किया हो तो वापस एलोकेशन जो इन्वेस्टर का है ये डिस्क्रिशनरी मतलब मर्जी है, लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। इन्होंने कंडीशंस बोल दिए भैया मैक्सिमम 2, उसके अंदर मर्जी चलाओ, मर्जी क्या एक ही चलाओगे। इन्होंने लिमिट क्या दे दी भैया 2 से 15, इसके अंदर मर्जी चलाओ, मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसके बाद इन्होंने बोला जब नॉर्मली जनता के लिए पब्लिक इशू की एक डेट आएगी तो उससे एक दिन पहले इनकी चालू हो जाएगी, ये कभी भी ऐसे नहीं बेच सकते, अलॉटमेंट भी उसी दिन हो जाएगा, और लॉक इन में चले जाएंगे ये कब तक, जब तक जनता को अलॉटमेंट ना मिल जाए, वहां से 30 डेज के अंदर ये लोग लॉक इन में रहेंगे। फिर उन्होंने बोला जितना भी हमारा इश्यू होगा उसका 60% तो एंकर के लिए रखना, 60 का 20% म्यूचुअल फंड वाले एंकर के लिए रखना। क्या ये बात समझ में आ रही है, सॉरी 1/3, 60 का 1/3 किसके लिए रखना बच्चा, म्यूचुअल एंकर इन्वेस्टर। बात समझ में आई, पक्का पक्का। नेक्स्ट चिल्लर टॉपिक, हेडिंग बताओ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या हो गया, हाँ ना बीसी होगा ना, पहले 60, ध्यान दो 60 करोड़ तो रखना ही रखना है, 20 इसी के अंदर है ना,
म्यूचुअल फंड एंकर ही है। म्यूचुअल फंड क्या है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा? हाय नेटवर्थ इंडिविजुअल। समझना, हमारे इंडिया में जनरली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अमीर कौन है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन दी है जो कि स्पेसिफिक नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स, वो इंडिविजुअल इंसान जो एप्लीकेशन दे रहा है बच्चा 2 करोड़ तक का। कितने का एप्लीकेशन दे रहा है? 2 करोड़ तक का। वो है हमारा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। लेकिन स्टिल इन्होंने एक सब्जेक्ट टू कंडीशन दे दी है कि भैया ये 2 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये अलग अलग डिफर कर सकता है जोग्राफिकली, मतलब इंडिया में अलग डेफिनेशन होगी तो इंडिया के बाहर अलग डेफिनेशन होगी। ठीक है, चलिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब क्या होता है बच्चा? डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी अदर। इन्होंने कहा भाई रिटेल वाले नहीं होते। रिटेल मतलब छोटे खिलाड़ी, छोटे इन्वेस्टर्स। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो अमीर होते हैं जो कि रिटेलर वाले नहीं होते, छोटे इन्वेस्टर्स नहीं होते। इनकी जो नेटवर्थ है, जो इनका एसेट है, इनका जो इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू रिटेल। डेफिनेशन जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की वो वेरी कर सकती है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। वापस से कह रही हूँ, जो मैंने 2 करोड़ वाली बात भी बोली, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, वो खुद कह रहे हैं। ये डेफिनेशन बदली भी जा सकती है। जनरली इंडिया में एक डेफिनेशन दी जाती है कि वो इंडिविजुअल जो कि कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल है? 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ऊपर, तो वो हमारे हिसाब से वो अमीर इंडिविजुअल है। इन्होंने कहा उसे हम बोलेंगे। लेकिन जो बच्चा कितनी रेंज तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 25 लाख से 2 करोड़ तक का कर रहा है, वो क्या है? डीम्ड इमर्जिंग। मतलब क्या होता है? अमीर होने वाला। इन्होंने बोला एक अमीर है। अमीर से मतलब क्या है? जिसको 2 करोड़। जो 25 से 2 करोड़ के अंदर के कर रहा है तो वो भी भैया अमीर होने वाली कैटेगरी में है ना। मतलब कि जो 2 करोड़ तक आ गया, मतलब समझ लो उसने 1.9 का एप्लीकेशन दे रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब 2 करोड़ में बचा ही कितना है? तो ये क्या है? इमर्जिंग है। मतलब हो सकता है ये इसकी डेफिनेशन में एक दिन आ ही जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन कोई फिक्स डेफिनेशन है? जनरली इंडिया में ऐसा बोला जाता है, लेकिन फॉरेन की बात करूं तो ये लिमिट अलग है। क्या ये बात समझ में आई? इन्होंने कहा भैया ऊपर हमने बोला था ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो जो रिटेलर है। रिटेलर कौन होता है? जिसका अमाउंट ही क्या है? छोटा, अप टू 2 लाख तक का जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो रिटेल है। तुम लोग 10-20 हजार लगा रहे हो ना, तो तुम लोग क्या हो बच्चा? रिटेल है। अब तो गरीबों के भी गरीब हो, है ना। चलो, तो बड़े इन्वेस्टर्स मतलब क्या है? 2 करोड़ से ऊपर। ये रिटेल नहीं होते। रिटेल मतलब क्या है? जो भैया 2 ही लाख तक के पैसे लगा रहे। छोटे इन्वेस्टर्स मतलब जो 2 लाख तक के। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक हेडिंग देखो नेक्स्ट। अब तो चिल्लर पॉइंट है, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए। पेंशन फंड क्या होता है? एक कंपनी, सबका पेंशन एक फंड कॉन्ट्रीब्यूट होती है। जब प्रॉपर हो जाएगा रिटायरमेंट तब आपको मिलेगा। पेंशन फंड मतलब फंड स्टैब्लिश बाय एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी होगी, एक मालिक होगा जो फैसिलिटी दे रहा होगा। कंट्रीब्यूट कौन करता है? एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी। पेंशन फंड एक स्कीम है, हर कोई कंपनी, और फॉर एग्जांपल आईटेक्स। ठीक है, आईटेक्स के एम्प्लॉयज का हमने क्या खुलवा दिया? पेंशन फंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल रक्षित दी, रक्षित दी का एक सैलरी का एक अमाउंट लेंगे और हम अपने पॉकेट से एक अमाउंट लेंगे, दोनों को एक साथ कंट्रीब्यूट करके पेंशन फंड में डाल देंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए बच्चा, कुछ नहीं, सीधा स्किप करो। डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने कहा भैया पेंशन फंड ना बहुत अलग अलग जगहों पे कवर होता है। बहुत सारे एक्ट बनाए गए, बहुत सारे एक्ट बनाए। पहला एक्ट क्या है? पेंशन अंडर ईपीएफ, और क्या लिखा है? एमपी एक्ट। एक्चुअल में इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है, और क्या आता है बच्चा? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पीएफ फंड तो जानते हो ना आप, प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा इन्होंने क्या बोल दिया? पेंशन स्कीम भी है, जिसको लिंक किया जाता है बच्चा इंश्योरेंस स्कीम से। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटी देती है, प्रोविडेंट फंड देती है, पेंशन फंड देती है, प्लस बच्चा उनका इंश्योरेंस तक भी होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही पेंशन अंडर क्या लिखा है? कोल माइंस। बच्चा फैक्ट्रीज होती है जो कि रिस्की होती है। ठीक है, इनका भी होता है कोल माइन का प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इनकी ही पेंशन और इन्हीं की इंश्योरेंस, ये सब लिंक होती है। तीसरा बच्चा उन्होंने बोल दिया अदर प्रोविडेंट फंड है, जो कि ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट में आता है, जो कि बच्चा अलग अलग, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आसाम टी प्लांटेशन की बात हो रही है, जेएनके की बात हो रही है, ऐसे सीमेंट की बात हो रही है। इन शॉर्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कीम चलती है और उनके लिए अलग अलग कानून बने हैं। बात समझ में आ गई? कभी भी नहीं पूछने वाला टॉपिक, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ इंस्टीट्यूट कभी ना कभी पूछ ही लेता है।
है ना, तो इसलिए समझ लेना। पेंशन दो सेक्टर में डिवाइड है, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। एक है फॉर्मल, दूसरा क्या है बच्चा, इनफॉर्मल। अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल में उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कोई भी पेंशन जो किसी एक्ट में कवर है तो वो फॉर्मल हो जाएगा, या फिर बच्चा वो पेंशन जो कि किसने निकाली है, गवर्नमेंट ने, या फिर बच्चा वॉलेंट्री पेंशन। वापस वापस वापस, दो टाइप की कैटेगरी है, पहली है फॉर्मल, दूसरी है इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन कौन से आएगी, जो एक्ट के एज पर है, सरकार ने बनाई है, या फिर वॉलेंट्री, सरकार ने एक स्कीम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आ गए। इनफॉर्मल बच्चा सारे सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, जो वर्क करे बच्चा, होम बेस्ड काम की बात हुई, जैसे इसमें सब छोटे मोटे लोगों को कवर किया है, स्ट्रीट है ना, वेंडर, हम लोग सब आते हैं ना, चलो, एग्रीकल्चर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो सारे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज, कोई सिस्टम में नहीं है। वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं हो रही यार, घर पे बनने वाली चीजों की बात हो रही है, ठीक है। चलो, क्या ये बात समझ में आई? पेंशन सबसे चिल्लर टॉपिक था, बढ़ू आगे। बस एक ही चीज था, एंकर, बाकी चिल्लर है, चिल्लर चीजों में बढ़ेगी। ये चिल्लर है यार, इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, समझो, समझ लिया, मार्क कर रहा है नालायक, पढ़ जल्दी पढ़। चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है, अटल पेंशन योजना। हाँ, अटल टनल किस पे बना, ये नाम किस पे गए, कौन थे ये, वाजपेयी जी थे ना, एक थे बेचारे, है ना, एक्चुअल में उन्हीं के नाम पर। हाँ मैं भी गई, बहुत मजा आया था, लेकिन जैसे ही बच्चा उस टनल के बाहर जाते हो ना, अलग दुनिया है वहां, ऐसा लगेगा यार दूसरे स्वर्ग में आ गए हो, वाइट 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 वाइट, ठीक है। एक्चुअली में बच्चा बर्फ, मतलब वहां पे प्रॉपर एक नदी है, झील है, वो फ्रीज थी। अच्छा कहाँ है, सॉरी, है ना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मनाली, ठीक है। अगर उस टनल को क्रॉस कर दियो तो आप लेह लद्दाख पहुंच जाओगे। क्या बात समझ में आई? वो एक शॉर्टेज रूट बना दिया, आर्मी वालों के लिए बनाया गया है, लेकिन अब वो एक तरीके से एग्जीबिशन की तरह, है ना, सब उसे देख रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट हो चुका और अच्छा स्पॉट है, वापस से आएंगे। चलो, अटल पेंशन योजना, ये पेंशन है, नलाई को ये क्या है, पेंशन। पहले स्कीम सुन लो। एक्चुअली में बच्चा ये एक टाइप की पेंशन है। 60, आपकी जो उम्र है जैसी हो जाएगी बच्चा, 60 साल की होगी, उसके बाद पेंशन मिलना चालू होगा, ठीक है। पेंशन की स्कीम में साफ साफ सरकार ने बोल दिया है, हम आपको पेंशन कितने का देंगे, 1000 से 5000 तक का देंगे। बहुत सारी स्कीम्स है, इन स्कीम में अगर आपने आपको रजिस्टर करवा ली तो मिल जाएगी, वापस आइए। चलिए, सुन तो लो स्कीम्स। गवर्नमेंट ने वही अनाउंस किया, आ जाओ इधर। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, ठीक है, किनको लेकर क्या रखा है, जो कि वर्किंग, मतलब जो कोई सेविंग करना चाहते हैं, ये नलाई को बड़ी मजा आ रही है ना, जो एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं बच्चा, पैसों को सेव करना चाहते हैं, तो बच्चा अभी से क्या होगा, आपका 500 500 500 कटना चलो, फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक से, फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई है ना, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक है, उसमें आप ये स्कीम चालू करा सकते हो। आपकी फॉर एग्जांपल एज एज अगर आपकी 20 साल है तो 20 साल के हिसाब से फॉर एग्जांपल बोलूँ 300 रुपए कटेंगे, जितनी एज ज्यादा होगी उतने रुपए थोड़े से ज्यादा कटते हैं। आपको ये 300 रुपए हर महीने देना पड़ेगा, कब तक, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। जैसे ही आपका 60 साल कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, ऑटोमेटिक आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। पेंशन कितने की होगी बच्चा, 1000 से 5000, डिपेंड आपने कौन सी स्कीम ली है। अगर आपने छोटी स्कीम ली है, आप बस 100 ही रुपए जमा कर रहे हैं, तो आपको 60 साल के बाद कितने मिलेगा, 1000 मिलेगा। अगर आप 200 या 300 कर रहे हो बच्चा, तो आपको कितना मिलेगा पर मंथ, 5000। तो इट्स डिपेंड आपने कौन सी स्कीम ली है। तो गवर्नमेंट ने, बच्चा मजाक में पहले समझो, सरकार ने ये स्कीम उन लोगों के लिए कर रखी है जो एक्चुअली में बच्चा, है ना, बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते, तो जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पेंशन स्कीम वो लेकर आए। फोकस कर रहे हैं वो एनकरेज रिटायरमेंट की बात करें, क्योंकि अभी आप में ताकत है, हिम्मत है, काम कर सकते हो। 60 साल के बाद एक्चुअली में बच्चे वो सिचुएशन नहीं होती, तो घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे। वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बच्चा, उनकी बातें यहाँ पर हो रही है। ये पेंशन स्कीम कब आई थी, 15-16 में आई थी, उसके बजट में आई थी बच्चा। एक्चुअल में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके कंट्रोल में ये स्कीम आती है।
ठीक है, सरकार ने गारंटी दे रखी है हर मंथ, और एक्चुअली में सरकार ने सही गारंटी दे रखी है, हर मंथ आपको ये पेंशन मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड, रेंज क्या है 1000 से 5000, डिपेंड आपने कौन सी स्कीम ली। कोई भी कर सकता है। अगर आपको अभी से खुद करना है, आप नहीं कमाते हो, आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं, अपनी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप 2 मिनट में कर लोगे, 200 300, और 60 साल के बाद आपको कितना मिलने लगेगा? 5000। सरकारी स्कीम है ना? सरकारी स्कीम है। सॉरी, समझ में आ गया ना गाइस? चलो, ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? लास्ट पॉइंट, हेडिंग क्या लिखा है? सरकार क्या दे रही होगी? इन्होंने बोले भैया नई नई पेंशन स्कीम आती रहती है, अगर आपको पुरानी स्कीम याद हो, बच्चे क्या सारे सरकारी लोगों को आज की डेट में पेंशन मिलती है? अब नहीं मिलती। एक डेट थी, कब ये अनाउंस हुआ था? 1 जनवरी 2004। जनवरी 1 जनवरी 2004 से पहले जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको पेंशन मिलती है। मतलब 2004 लिखा है, 2004 के बाद, 2004 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको पेंशन नहीं मिलती, एक्सेप्ट आर्मी। आर्मी आर्मी को साफ बोल दिया है, तुम आज भी भर्ती होगे तो भी आपको पेंशन तो मिलेगी, काम रिस्की है इसीलिए। मतलब अगर कोई भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब से, बस आर्मी है क्या गवर्नमेंट में, और भी तो आते हैं, उन सबकी पेंशन, रेलवे, सबकी पेंशन क्या कर दी है? खत्म कर दी। पापा तो 2004 से पहले होंगे ना, पापा को पेंशन मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? वापस, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 2004 से पहले, सबकी पेंशन कंटिन्यू, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग में आए हैं 2004 के बाद, अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट आर्मी। पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती है, आज भी कोई बंदा भर्ती होगा पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए फैसिलिटीज अब कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब कम हो गई। तो ओल्ड स्कीम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ओल्ड स्कीम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिट समझ में आ गई, ये डेट याद रहेगी। इन्होंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमारा मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाता है? सारे सिविल सर्वेंट, पेंशन वाले, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट की बात हो रही है। देन स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने क्या बोल दिया? बैंक भी आ जाते। बैंक में बच्चा एग्जाम्पल दे दिया, आरबीआई के लोग हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, नेशनल बैंक, एग्रीकल्चर, नबार्ड जानते? नबार्ड क्या है? नबार्ड क्या है? पढ़ा है मैंने तुमको अभी 12th क्लास में, अभी पढ़ा के निकाल तुम लोग को। हाँ, वेरी गुड, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी गुड। ये एक बैंक है, देखते हो रहे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये एक बैंक है जो कि क्या, एग्रीकल्चर एरिया को प्रमोट करती है, और रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव के एरिया की बात होगी। ठीक है, चलिए, इनको भी पेंशन मिलती है। सबसे लास्ट टॉपिक, छोटा सा क्या दिख रहा है? चुप, सुपर एनुएशन स्कीम दिख रही है? अरे सबसे नीचे ये हाईलाइट, बच्चा ये एक स्कीम है जो कि कौन इशू करता है मार्केट में, कौन प्लान लेके आता है? म्यूचुअल फंड, जानते हैं म्यूचुअल फंड? और बच्चा इंश्योरेंस कंपनी जानते हैं? ये म्यूचुअल फंड, यही इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग टाइप की स्कीम्स निकालती है, म्यूचुअल फंड में पढ़ा था। तो ये कह रहे हैं कि भैया हमने क्या कर रखा है, रिटायरमेंट प्लान निकाल के रखे हैं, जो कि क्या है, सुपर एनुएशन फंड के नाम से जाने जाते हैं। आज पैसा लगाओ, 60 के बाद आपको एक्चुअली में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हमने सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट। बस नेक्स्ट टॉपिक रीड करके बताओ क्या लिखा है। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होगा? इक्विटी के ऊपर लिखो होमवर्क, क्योंकि इक्विटी शेयर कब से पढ़ रहे हो? बचपन से पढ़ रहे हो? फटाफट लिखो होमवर्क। बच्चा इक्विटी का मीनिंग, इक्विटी का मीनिंग पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं इक्विटी शेयर्स के बारे में, नहीं पता रहेंगे तुम्हें, रीड करके आना, सबकी बुक में देखूंगी मार्क है कि नहीं। बच्चा शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, हम क्या ऐसे शेयर इशू कर सकते हैं जिनके पास डिफरेंट, होमवर्क लिखो। प्रेफरेंस शेयर कौन सकते हैं? होमवर्क, बचपन से डिबेंचर पढ़ रहे हो? डिबेंचर होमवर्क सबकी कॉपी में कल देखूंगी ना लाइक को। क्या ये कैटेगरी नहीं जानते? फुल्ली, पार्टली, है ना? बॉन्ड का मतलब क्या होता है?
डिबेंचर जैसा ही होता है। अब बॉन्ड्स बच्चा सेम डिबेंचर जैसे ही होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। बॉन्ड का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखो होमवर्क। पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या होगा? वेरी गुड, पहले रुक जा। गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे? जो गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो नॉर्मल कंपनी इश्यू करेगी। बैंक एंड अदर जो बैंक इश्यू करेगा। टैक्स सेविंग ये भी सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार क्या बोलेगी इसमें टैक्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड में भी पहुंच गया ना। और वैरायटी ज्यादा दे रखी थी, यहाँ कम दे रखी है। होमवर्क, अब मैंने कितने होमवर्क दे दिए? इक्विटी होमवर्क दे दिया, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड। सबकी बुक में देखूंगी मार्क है कि नहीं तो दूंगी पिटाई।